सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत से अहम मामलात में एक चीज़ जो है वो एक साल के अंदर हमारी ज़िंदगियों का शायद हिस्सा बन गई है और वो है कोविड-19। जो कोविड-19 इसलिए कहा जाता था कोरोना वायरस को कि 2019 में आने वाला यह वायरस था, लेकिन अब 2021 का मार्च इख्तिताम पजीर हो रहा है। आपको याद होगा 23 मार्च 2020 को पाकिस्तान में पहले दिन लॉकडाउन का आगाज़ हुआ था और उसके बाद अब एक साल गुजरने के बाद 3 मुसलसल लहर आई है और पाकिस्तान में खासा नुकसान जानी भी हुआ है। और उसके बाद जो मार्केट्स बंद हुई हैं, लॉकडाउन हुआ है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने जो पहले फेज़ के अंदर एहतियात की, SOPs पर अमल किया, अपने आप को आइसोलेट रखा, वो अब की बार नज़र आ रहा है कि बिल्कुल शायद मुख्तलिफ है। अब हम ना एहतियात कर रहे हैं, ना SOPs पर अमल कर रहे हैं और अब की बार जो लहर जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है वो पहले और दूसरे फेज़ में नहीं थी। अगर सिर्फ आज की ही बात की जाए तो 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 11.2% है ये पूरे मुल्क में। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि स्वात के अंदर पेशावर में 22% केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लाहौर में 17% केसेस मुस्बत रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से ये शरह इस्लामाबाद में 16% तक पहुंच चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस अब तेज़ी के साथ अपने पंजे गाड़ रहा है और यही लहर अब सिंध और बलूचिस्तान में भी आगे बढ़ सकती है अगर हमने एहतियात उस तरह से ना की जो पहले फेज़ में हमें नज़र आ रही थी। वजूहात क्या हैं कि दोबारा से ये लहर क्यों आ रही है? एहतियात अब की बार क्या है? क्योंकि जब से बात हुई है कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, जिनको लग रही है, जिनको अभी नहीं लगी है, वो तमाम लोग शायद इस बीमारी को, इस वायरस को, इस वबा को अब हकीकत ही नहीं समझ रहे हैं। खुदारा अपनी ज़िंदगियों पर, अपने प्यारों की ज़िंदगियों के लिए और इस मुल्क के लिए अपने आप पर, दूसरों पर रहम खाइए। आज प्रोग्राम का आगाज़ ही इस अहम खबर से करेंगे कि जो कोरोना वायरस की संगीनी फैल रही है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि सूरत हाल क्या है, ये भी जानेंगे कि इस वक्त कौन से शहर में क्या सूरत हाल चल रही है। इस वक्त सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल साहब को शुक्रिया भी अदा करते हैं और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में 11 मार्च को ये बात की थी कि 10 दिन बाद आप सूरत हाल देखिएगा। जब 11 मार्च को ये सूरत हाल संगीन नहीं थी, हम परेशान नहीं थे, मरीज़ों की तादाद इस तरह नहीं बढ़ी थी और आज बेड्स जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। और आज करीब 20 दिन के बाद, 18 दिन के बाद सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। तजम्मुल साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। महाविश सोहेल हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। महाविश, बड़ी सख्ती कर दी गई है लाहौर में SOPs के हवाले से, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से और कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटों में वहाँ? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। पंजाब में आज भी 2300 से ज़ायद केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं और 1400 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर के हैं। लोग जो है वो बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, समाजी फासला नहीं रख रहे, ना मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल्स में भी हम लोग देखते हैं कि घरों से जब हॉस्पिटल्स में आते हैं अपने घरों से तो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, ना पेशेंट समटाइम्स हमने देखा है कि वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। इसी हवाले से आज कमेटी भी बैठी, कोरोना कमेटी बैठी और उन लोग काबीना का इजलास हुआ जिसमें आज अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं। जिसमें सबसे अहम फैसला ये था कि जिन अजला में 12% से ज़्यादा परसेंटेज होगी कोरोना वायरस के पेशेंट्स की, वहाँ पे तमाम शादियों की तकरीबात पर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी और जितने भी रिक्रिएशनल पार्क्स हैं, इस तरह जगह हैं, बाग हैं, वहाँ पर भी लोगों का आना जाना जो है वो बंद किया जाएगा क्योंकि कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हुकूमत को सख्त से सख्त जो है वो इक़दाम जो है वो करने चाहिए। ये कहना है लोगों का। लोगों से भी हमने बात की, डॉक्टर से भी हमने बात की, तो उनका यही कहना था कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं कोविड को लेके नज़र आ रहे कि बाहर जब वो निकलते हैं बगैर मास्क के निकलते हैं। उनको इसकी इंटेंसिटी का भी शायद अंदाज़ा 1 साल हो गया, अभी तक उनको वो लगा ही नहीं पा रहे कि कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है और जो तीसरी वेव आई है वो कितनी तेज़ी से फैल रही है और स्पेशली बच्चों को वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। कल भी हमने बताया कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जो है वो 6 से 7 बच्चे जो हैं वो इस वक्त देर इलाज हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि
उनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन बच्चों में भी ये फैल रहा है और जो बड़े हैं उनमें जो है वो ज़्यादातर देखा जा रहा है। जो सीनियर सिटीजन हैं बहुत हमारे, शुक्रिया जो माविज सोहेल, हमें लाहौर की सूरत कर रहे थे जहां पर लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा और बच्चों में भी ये चीज़ आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सैयद तजम्मुल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, CEO LFD, और ये तमाम डाटा जितना भी कि कितने मरीज़ कहाँ पर हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक को भी वो दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनसे ही जानते हैं। तजम्मुल साहब, आपने करीब कुछ चंद दिन पहले 11 मार्च, शायद 10 या 11 मार्च को हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। जो हमने लॉकडाउन इस तरह से खोला है, हर चीज़ की इजाज़त हो गई है और अब वो 18-19 दिन के बाद हमारे सामने वो सिचुएशन है। अब भी लॉकडाउन करते करते हमने मज़ीद दिन लगा दिए, वो 11 मार्च से लेकर अब जाकर फैसले कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अब जो अप्रैल है वो हमारे लिए और ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं हो सकता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अपने शो पे इनवाइट किया। देखें, मैंने पहले भी बात की थी, लॉकडाउन गवर्नमेंट का आखिरी हथियार होता है जहां वो सब कुछ रोक दे। गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट और NCOC डे 1 से दे रहे हैं कि लोग इन पे इम्प्लीमेंट करें। जब इम्प्लीमेंटेशन पुअर होती है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट को इस रास्ते की तरफ जाना होता है जिसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं फॉर एनी कंट्री। आपने जो बात की मुदस्सिर, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ख्याल नहीं किया, हमने कोताहियां की हैं और 10 से 12 दिन लगते हैं उनको केसेस में रिजल्ट करने में और अराउंड 21 डेज टू रिजल्ट इन डेथ्स। मोर्टेलिटी रेट भी आपका ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह का बड़ा खास करम है कि अभी तक हमें डेथ रेट कोई ज्यादा ड्रास्टिक ऊपर जाता नजर नहीं आया। वैसे तो एक एक जान कीमती है, हर शख्स की जान कीमती है, लेकिन ये अभी हमारा खुदा न खास्ता ट्रिपल डिजिट में नहीं गया। जहां तक बात रही गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की, जो गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, चलान कर रही है, जेल कर रही है या लॉकडाउन कर रही है, इनका इम्पैक्ट भी आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपको कल या परसों नजर आना शुरू हो जाएगा। अराउंड 10 to 14 डेज आर रिक्वायर्ड, जिसके बाद आपको ये केसेस के अंदर और फिर अराउंड 21 डेज के आपको डेथ्स के अंदर इसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू होता है। यहाँ पे एक और चीज का भी नोट डाउन करने की जरूरत है मुदस्सिर। आपका अभी लाहौर जो है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ पंजाब केसेस, 60। अच्छा, तो जैसे ही लाहौर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जैसे ही लाहौर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो आपको ओवरऑल पंजाब का और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान का नंबर नीचे जाता नजर आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त 3 हॉटस्पॉट्स बने हुए, एक KP, एक पंजाब और तीसरा AJK। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंपैरेटिवली सेफ जा रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही रहे और सिंध गवर्नमेंट टाइमली एक्शन ले ले ताकि ये वहां पे इतना स्प्रेड ना हो जितना ये KP और पंजाब में हो चुका है। सही। अच्छा, वजूहात क्या हैं कि AJK जी आप बात करें, AJK तो बड़ा कंट्रोल रहा था पहली लहर में, अब वो आप बता रहे हैं कि वो हब बना हुआ है। लॉकडाउन जब खुला था ये अक्टूबर-नवंबर के बाद से लेकर तो चीज़ें बड़ी रिलैक्स रही हैं, लेकिन ये रेशो इस तरह से आगे नहीं बढ़ी है। ये अचानक दोबारा से पिछले को 10-15 दिन से, जब से आप हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे, तब से हमने देखा कि तेज़ी के साथ ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ये ऊपर आ रहा है नंबर। इसकी बुनियादी क्या वजूहात हैं? SOPs पर तो पहले भी लोग अमल नहीं कर रहे थे, आज से 6 माह पहले की बात करें तो। देखिए, एक तो 3-4 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जो UK वेरिएंट है इसकी रिएक्शन या इसकी सिवेरिटी हमारी पॉपुलेशन के साथ ज्यादा हो रही है। एसिम्टोमेटिक के साथ साथ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स है वो बढ़ गए और वो सिवेरिटी की तरफ है। यानी कि आप देखें तो लोगों को ऑक्सीजन भी लग रही है, लोग वेंट्स पे भी जा रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे हैं, इसीलिए सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है। तो ये जो है हमारी जो UK से फ्लाइट्स आती हैं या जो लोग UK ट्रैवल करके आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जब मुल्क में ट्रैवल कर रही है तो उसकी वजह से ये ज्यादा तेजी से रैम्पेंट होना शुरू है। एक है। दूसरा, जैसे कि आपने सही कहा, देखें लोग पहले भी शायद मास्क वगैरह की इतनी पाबंदी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के साथ हम ये भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस शहर में मास्क की या सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी कंप्लायंस हो रही है, और पहले ठीक ठाक कंप्लायंस होती थी। अब एक पेंडेमिक फटीग कह लें आप इसे, हमें नजर आती है जहां पे बिल्कुल भी कंप्लायंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा और उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स जिसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, अगर रेस्टोरेंट्स बंद करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं या शहर की लॉकडाउन की बात होती है, इसके बड़े स्ट्रिक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं इकोनॉमिकली। तो ये अब गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है एज ए लास्ट रिजॉर्ट।
अच्छा, एक चीज़ जो है वो वैक्सीन के हवाले से कि एक ये शायद ये भी एक फिनोमिना हो गया कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोई मसला नहीं है, तो जिनको वैक्सीन लग गई है या जिनको वैक्सीन लग रही है वो भी शायद उस तरह रिलैक्स हो गए। उनके साथ साथ उनकी तो तादाद बहुत कम है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो वैक्सीन का नाम सुन के शायद रिलैक्स हो गए। आप समझते हैं ये भी एक एलिमेंट है लोगों का कि वो मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है? मुदस्सिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोगों में उभाम है, लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीन लग गई तो शायद उन्हें कोविड हो नहीं सकता, या अगर कोविड हो गया तो वो आगे फैला नहीं रहे होंगे। वैक्सीन लगने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कोविड का स्प्रेड रोक रहे हैं। आप खुदा न खास्ता वैक्सीन लगने के बावजूद बीमार भी हो सकते हैं और आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। यही वजह है कि यूके और यूएस में वैक्सीन लगने के बावजूद वहां पे केसेस रुक नहीं रहे। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद अब बीमारी का हल निकल आया है तो अब इसका मतलब बीमारी पे काबू पा लिया गया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्सीन पहली बात तो हर मुल्क को इतनी मिल नहीं रही। सही। पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एफर्ट से वैक्सीन ले भी रहा है, हमारी कोशिश ये है कि 70 साल से ज्यादा अफराद या 60 साल से ज्यादा या 30 मार्च से 50 साल से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन क्या वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रही होगी? क्या हमारी पूरी पॉपुलेशन को अगले 2 से 3 महीने में वैक्सीन लग रही होगी? मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। अवाम को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए इस बीमारी को, अपने बड़ों को बचा के रखना चाहिए, खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब इस बीमारी का जो इम्पैक्ट है वो बच्चों में भी देखा जा रहा है। अच्छा, बच्चों के हवाले से मैं सवाल भी करना चाह रहा था तजम्मुल साहब, ये बच्चों में पहले इस तरह से ये चीज़ें नहीं थी, क्या वजूहात है कि बच्चों पर असर कर रहा है, वायरस एक्टिव हो रहा है? क्या आपके पास ऐसे ही फिगर्स आ रहे हैं या बच्चे भी फिर बड़ों के साथ मिलकर अब उनके लिए भी स्कूल खुल गए क्योंकि और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला उनमें भी रहा इस वजह से हो रहा है? क्या फिगर्स इसमें आए हैं? जी मुदस्सिर, ये हम जब यूएस का डेटा देखते हैं तो हमें आइडिया होता है बच्चों में बीमारी पहले भी लगती थी, ऐसे नहीं है कि नहीं था। और नॉर्थ कैरोलिना साइड पे बहुत से स्कूल्स यूएस में बंद भी होते रहे बिकॉज ऑफ द वायरस स्प्रेड। हुआ क्या है कि ओवर टाइम वायरस का स्ट्रेन भी चेंज हुआ है और सिवेरिटी ऑफ वायरस भी इंक्रीज हुई है, इसीलिए अब आपको बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होके बीमार होते नजर आ रहे हैं। वरना पहले बच्चे स्प्रेडर्स के तौर पे ज्यादा कंसिडर किए जाते थे और ऐसे नहीं होता था कि बच्चे जो है वो खुद जो है वो एडमिट हो रहे हैं। अब ये सिवेरिटी ऑफ वायरस बढ़ गई है, इसकी वजह से बच्चे एडमिट भी हो रहे हैं। सही, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि फौरी तौर पर ये सूरत हाल कंट्रोल की जाए। आखिर में मैं तजम्मुल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, अब जो अपनाए जा रहे हैं पूरे जो एहतियात की बात की जा रही है, हुकूमत इक़दामात कर रही है, आप समझते हैं कि इसके असरात अगर ये बहुत स्ट्रिक्ट इसी तरह से तमाम पूरे पाकिस्तान में रहे तो फिर जाके 14 से 15 दिन के बाद हम कदरे कुछ कंट्रोल सिचुएशन में आएंगे? क्योंकि जो आज मेरे पास फिगर हैं वो बहुत खौफनाक फिगर्स हैं कि 4525 अफराद जो है वो वायरस में मुब्तला हुए हैं पिछले 24 घंटों में। तो अगर ये सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता हम ये 4000 से 10,000 की तरफ ना जाना शुरू हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुदस्सिर, हम सब के यही फियर्स हैं। अगर आप रिकॉल करें 15 जून 2020 को जब पाकिस्तान के नंबर बहुत ऊपर गए थे, उस दिन 4500 थे। आज अभी ये वेव चल रही है और हमें 4000 क्रॉस किए हुए नंबर 2-3 दफा हो चुका है कि नंबर 4000 क्रॉस कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन के ऊपर अवाम ने गवर्नमेंट का साथ दिया तो 10 से 12 दिन मैक्सिमम 14 दिन लगेंगे, पहले केसेस नीचे आएंगे और फिर आपको डेथ्स नीचे नजर आती शुरू होंगी। वरना खुदा ना खास्ता अगर हम इसी तरह बेहतियाती से काम लेते रहे तो अल्लाह ना करे ये नंबर अभी और ऊपर भी जा सकता है। बस एहतियात, और एहतियात सिर्फ यही इस वक्त इलाज है, और एहतियात अगर रखनी है वो अपने लिए, बाकियों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO LFD, और तमाम जो डाटा बताया ये हमारे लिए बहुत खौफनाक है। जैसे तजम्मुल हमारे साथ आज मौजूद थे, 11 मार्च को भी उन्होंने ये बात की थी अगले 10 दिनों में बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें ये सामने आएंगी और उससे जो है वो मामलात भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस हॉस्पिटल के CEO। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब आपके वक्त का। सर, कराची की सिंध की सूरत हाल बताई जा रही है कि कदरे बेहतर है सिचुएशन आपके हॉस्पिटल और बाकी जो आप क्योंकि खुद तमाम तर चीज़ों को देख भी रहे हैं कोविड के हवाले से, तो सर यहाँ क्या सिचुएशन है सिंध में? डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, आप सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि पंजाब AGK और KPK को कहा जा रहा है कि हब बना हुआ है, लेकिन शुक्र है कि सिंध के अंदर सिचुएशन बेहतर है। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ पर कंट्रोल है सूरत हाल,
तो यहाँ पर क्या वजूहात हैं और अगले आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन देख रहे हैं सर आप? देखिए, हमको अगर अभी कंट्रोल वजूहात वही है कि ये जो है ना यूके वेरिएंट, ज़्यादातर लोग वहीं से जहलम में, एजेके में और पंजाब में आए हैं और उनकी वजह से फैला है। और वो बहुत, ये एक्चुअली यूके वेरिएंट जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, तकरीबन 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अभी कराची नहीं पहुंचा है, लेकिन ये रुकेगा नहीं, इसलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है सबको, जो मास्क का इस्तेमाल करना और जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना और उसके बाद गैर ज़रूरी मजलिस। और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों को अगर जो उन्होंने बाकी जगहों पे की है तो अभी यहाँ पर भी कर देना चाहिए। तो आप समझते हैं सर कि सिंध में और कराची में ख़ास तौर पर कोई लॉकडाउन की सूरत हाल, कुछ ज़्यादा सख्ती SOPs की, कुछ जुर्माने के मामला होने चाहिए, क्योंकि हमारा तो शहर सबसे बड़ा शहर है। ये SOPs पे तो डेफिनेटली सख्ती करनी चाहिए, उसके ऊपर सबको सख्ती से अमल कराना चाहिए, उसके ऊपर कोई छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो और वही एक तरीका है जिससे हम इस फैलाव को रोक सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो और आप मीडिया भी बार बार कह रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जो है ना SOPs पे अमल करें, क्योंकि एक दफ़ा अब जो हालात देख रहे हैं वहाँ पर, और ये क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना इस वायरस की, किसी वक्त भी आज वहाँ, कल वहाँ नॉर्मल थे, मतलब 2 हफ्ते पहले वहाँ नॉर्मल हालात थे, आज वो इस हालात में पहुँच गए हैं कि हॉस्पिटल भर गए हैं उनके, और अल्लाह ना करे कि जी वो और ज़्यादा फैले और उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो पहले से प्रिएम्प्टिव मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। जब सर पे पड़ जाए और उसके बाद लेना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है जो डॉक्टर अब्दुल बारी हमें बता रहे हैं कि पहले से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, पिछली बार हमने देखा कि हॉस्पिटल्स भर गए, आपके पास कुछ जगह नहीं बच रही थी, मरीज़ आ रहे थे। अब सिचुएशन क्या है कि हमने 1 साल में कदरे कुछ बेहतर हुए हैं, हमारे पास कैपेसिटी कुछ बड़ी है, या खुदा न खास्ता अगर वैसी ही सूरत हाल पिछले जून जैसी होती है तो हम कहाँ पर खड़े होंगे सर? नहीं, डेफिनेटली जो पहली वेव के बाद जो केसेस कम हुए थे, जुलाई अगस्त में पूरे मुल्क में कैपेसिटी बढ़ाई गई थी और काफ़ी चीज़ें सिंध में भी काफ़ी बढ़ी थी, और उस वक्त इस वजह से इस वक्त जो सेकेंड वेव के ऊपर भी इतने ज़्यादा हालात नहीं हुए थे कि लोगों को बेड ना मिल रहा हो। अब थर्ड वेव में भी अभी पाकिस्तान के हालात तो ये है कि 10% बेड्स जो है ना ऑक्यूपेंसी पे हैं, इस पर 90% इस वक्त भी खाली हैं, वो अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह करे और मेरी दुआ है कि पंजाब के भी हालात अच्छे हों, पूरा पाकिस्तान से निकले, पूरी दुनिया इस वबा से निकले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहबान भी ये कह रहे हैं कि एहतियात कीजिए, खुदा न खास्ता हम वैसी सिचुएशन में आए तो हमारे लिए फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पेशावर जहां कहा जा रहा है कि KPK इस वक्त हब बना हुआ है, वहां सूरत हाल भी जान लेते हैं और क्या SOPs पर अमल दरामद लोग कर रहे हैं या नहीं। सारे काम हुकूमतों के करने के नहीं हैं। मोहम्मद नुमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है KPK में इस वक्त? जी, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद रोज़ाना की अगर हम बात करें तो 1000 का हिस्सा टच करने के करीब है, और अभी तक सूबे में 2300 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 85,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 74,000 से ज़ायद है। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, इसी वजह से हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जुम्मा और हफ्ते को पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में बाज़ार बंद होते हैं, 10 अजला में तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स और होटल हैं वहाँ पर बैठने पर पाबंदी आयद की गई है, कोई वहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकता, सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्क जो हैं वो भी बंद किए गए हैं। लोगों की अगर हम बात करें, हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इन SOPs पर अमल नहीं। ताहम कोरोना की वजह से गरीब लोगों को इस महंगाई के दौर में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, हम कुछ मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि कोरोना की वजह से आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात है, बाजार बंद है, मजदूरी नहीं है, आटा महंगा, चीनी महंगी, और ये सब मुश्किलात है ना। घर किराए का है, मकान किराए का है, कुछ भी नहीं मिलता है,
इधर पुल पर बैठे हैं, मजदूरी नहीं है। आप ये बताएं, कब से मजदूरी के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? सुबह से आए हुए हैं और मजदूरी का यही मसला है कि बस वो काम मिलता ही नहीं है सर। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस ठीक है, मोहम्मद नुमान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। KPK में एक तो सूरत हाल बढ़ रही है मुस्बत केसेस की, जिसमें अमवात का सिलसिला भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो गरीब लोग हैं वो मार्केट्स और लॉकडाउन की वजह से मजदूरी उनके अब नहीं मिल रही है, ये भी एक मसला खड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त सियासी मामलात किस जानिब जा रहे हैं और वो PDM जिसने हुकूमत को गिराना था वो खुद अब कहाँ खड़ी है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। खुशामदीद कहते हैं और हम कुछ बात करेंगे अब सियासी सूरत हाल से मुतालिक और सियासी मामलात में। इस वक्त जो मौजूद बहस है वो सबसे अहम मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या रास्ते जुदा हो रहे हैं या अब लीडर्स के दरमियान जो मामलात हैं वो और तरह से होंगे। यानी कि अब कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ठंडे मिजाज लोगों से ज़्यादा बात करेगी, जिसमें हमजा शहबाज सरे फहरिस्त हैं। तो जो मरियम नवाज साहिबा जो लीड करती हुई नज़र आ रही थी उस वक्त जब हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेल में मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, तो अब हमजा शहबाज के आने के बाद लीडरशिप क्या हमजा शहबाज के पास होगी या वाकई मरियम नवाज ही अब तक लीड करेंगी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अब PDM का मुस्तकबिल अगले आने वाले दौर में क्या हो सकता है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बसरा साहब पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये PDM के मामलात एक तो टूट फूट है, आप लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि जी इत्तेहाद पारा पारा या ठुस हो गई, बड़े सारे जुमले हैं जो बोले जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी तक वो टूटी नहीं है, वो कहते हैं दबी है राख, ये बुझी तो नहीं है। तो अभी तो आपके लिए इतना आसान नहीं है कि PDM दोबारा से इकट्ठी हो सकती है। हमजा शहबाज और अगर बिलावल भुट्टो साहब इकट्ठे हों तो एक और वेव आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर, आपके खुद ही सवाल के अंदर ही वो जवाब है जो मैं भी देना चाह रहा था कि असल में ये मुफादात की राख है और जो बुझी नहीं, बिल्कुल नहीं, राख तो कभी नहीं बुझती, सुलगती रहती है, लेकिन इसी राख की कालक मले हुए जो PDM जिसको आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में सारे बाजार बरहना और शर्मिंदा खड़ी हुई है। देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर कोई तहरीक आज तक कामयाब नहीं हुई। मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूँ और उसको तारीख को पाकिस्तान की जानता हूँ। कभी भी कोई तहरीक पाकिस्तान बनने से शुरू कर लें या इमरान खान की वो तहरीक जो आज़ाद अदलिया और इदारों में बेहतरी के लिए थी, जिसके लिए पाकिस्तान के करोड़ों लोग निकले सड़कों के ऊपर, बयानिए के बगैर तहरीकें चलती नहीं हैं। इनका बयानिए तो है कोई नहीं, ये मुफादात का एक खेल था जिसमें नून लीग भी गेंद लिए फिरती थी, कभी पीपल्स पार्टी की डी में, कभी मौलाना की डी के अंदर, कभी पीपल्स पार्टी निकलती थी उनके हाफ के अंदर। अल्टीमेटली क्योंकि जरदारी जो कहते हैं वो अच्छे खिलाड़ी निकले और उन्होंने निकाल के जमहूरियत की बालादस्ती हो, इतना बड़ा बयानिया था कि इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। इससे बड़ा बयानिया क्या हो सकता है? ये तो पाकिस्तान के लिए, ये तो आपको भी हिस्सा होना चाहिए इसका। मुदस्सर, मैं तो कहता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि हम कभी इस तहरीक का, इस किस्म की किसी तहरीक का हिस्सा बने। हम जैसे पाकिस्तान के लोग जो नए पाकिस्तान की जिद्दोजहद कर रहे हैं, मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? यानी कि बाप इश्तारी तो बेटी जमहूरियत की अलमबरदार बन गई है। अच्छा, उस बेटी की क्या क्वालिफिकेशन है? मासो कैलिबरी फॉन्ट के और पाकिस्तान के अदलिया में झूठ बोलने के, और मेरी लंदन तो क्या दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये झूठ बोलने के। उस तरह दूसरी तरफ जरदारी साहब का बेटा है, माँ की वसीयत के ऊपर जो आज तक साबित नहीं हो सकी सही है, ये जमहूरियत की जंग लड़ेंगे। इन दोनों बच्चों की बचगानापन ने, गैर सियासी इनकी जो एक इनका अंदाज था, उसने पाकिस्तान की सियासत को आज मजाक के तौर पे खड़ा कर दिया है। PDM को अब ये समझा जाने लग पड़ा है, और आपको पता है कि मैं ये सही कह रहा हूँ, उनकी सियासी हरकत की वजह से उनकी हरकत और सकनात जो बचगाना है, जो कि एक बिल्कुल तिफलाना है, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब ट्विटर के बच्चे हैं। मरियम की सारी सियासत ट्विटर पे शुरू हुई, ट्विटर पे झूठ बोल बोल के अब ट्विटर पे दफन हो गई है। अब आप जरदारी साहब के बेटे को देखिए, कल तक बहन भाई बन रहे थे
वो एक दूसरे को जनाब वो बुला के पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मुझे समझ नहीं आती मुदस्सर, पाकिस्तान की सियासी इखलाकियात आखिर किस कार्य मुसल्लत में जाके रुकेगी? अभी तो हफ्ता भर पहले की बात है, उन चेयरमैन साहब मैं राना साहब से ये बात जान लेता हूं, वोट डलवा रहे थे। मैं राना साहब से ये बात जान लेता हूं। मेरी मुदस्सर एक बात, मुदस्सर मेरी एक बात सिर्फ सुन लीजिए, मैं राना साहब की खिदमत में अर्ज करूं। देखिए, इस मुल्क के अंदर झूठ, मकर और फरेब की तिफलाना सियासत नहीं चल सकती। टेलीविजन पे बैठ के मुख्तलिफ पार्टी जो पीडीएम में शामिल हैं उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठ के झूठ को बेचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग जान चुके हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम तो हो गई है नाकाम, और अब हराम की कमाई से बने हुए महलात बचाने की मुहिम है जो बिल्कुल जमीन बोझ हुए हैं। राना साहब, पार्टी में पार्टी बन गई है पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज साहब से बात करने की ठान रही है? अगले आने वाले दिनों में उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है। हमजा शहबाज साहब ने सारे अमल में बड़ी खामोशी रखी है। वो मेन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, 12 करोड़ के सूबे के अपोजिशन लीडर हैं, वो बड़े खामोश रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी के अंदर एक और पार्टी वजूद में आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जी, आपका भी शुक्रिया। और जैसे मेरे भाई बसरा साहब ने कहा कि मुझे आप सुन रहे हैं? जी 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 मुदस्सिर साहब, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम और पीडीएम साथ नहीं चल सकते, और अभी मैं सुन रहा था इंसाफ की बात। यार, इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ रखा था लोगों को फंसाने के लिए, लोगों से शौकत खानम के नाम पे जग्गा वसूल करने के लिए, पूरी दुनिया से राना साहब अपनी बात करें, अपने सवाल की बात करें। ये किस तरह गुफ्तगू शुरू कर दी आप? राना साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आपने बात की, वो जो सवाल पूछा उसकी बात बताएं कि शर्मिंदा है कि नहीं, सिर्फ ये बताएं शर्मिंदा है कि नहीं पीडीएम की तमाम सियासी मामलात पे? शर्मिंदा है पीटीआई वाले कि जिन्होंने जनूबी महासूबा बनाने का फैसला किया था। कैलबरी फंड वाले शर्मिंदा नहीं है? अल्लाह अकबर। अच्छा, आप अपनी शर्मिंदा नहीं है? फैसला किया था और अब इमरान न्याजी साहब शर्मिंदा है अपने झूठ पर कि 1 करोड़ नौकरी। मरियम फारिग हो रही है सियासत से, हमजा ने कर दिया, आप उनको देंगे नौकरी, एक नौकरी तो पक्की रखेंगे इंशाल्लाह। मरियम फारिग हो रही है ना जी। राना साहब, अच्छा मैं मेरे सवाल के जवाब ले लेते हैं। बसरा साहब, आपके बहुत सारे सवाल हैं सर, मेरे सवाल के जवाब ले लेते हैं सर। पार्टी में पार्टी बन रही है, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं हम छोड़ देते हैं सर। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इत्तेफाक हॉस्पिटल, शौकत खानम, ये पाकिस्तान की सब खूबसूरत चीजें हैं। राना साहब, ये सब खूबसूरत चीजें हैं। शौकत खानम हो, ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, गरीब लोगों के लिए सब कुछ बेहतर है। हम बात करते हैं सियासत पे सर, यहाँ पर बात सियासत पे करते हैं कि आपकी पार्टी में पार्टी बन रही है, अब लीडर कौन होगा, मरियम साहिबा या हमजा शहबाज साहब? मरियम साहिबा लीडर है। अच्छा। मियां नवाज शरीफ की क्यादत और मियां शहबाज शरीफ की क्यादत में, उसी तरह हमजा साहब भी मरकजी नायब सदर हैं। ये आपको शक है, ये इमरान न्याजी के बिग बॉस परवेज मुशर्रफ की भी हसरत थी, और ये कभी कहते थे शीन निकलेगी नून से, अब शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ अपने लीडर तो मियां नवाज डूब के मरते आप? परसों एक्शन लिया, 1200 रुपए चीनी बोरी महंगी कर दी इमरान न्याजी ने, और उसके बाद आज किसान रो रहा है इमरान न्याजी की जान को। की 2500 की बोरी थी नवाज शरीफ के दौर में। भाई अपने सवाल का जवाब दें। राना साहब, अगले किसी भी मामले पर, अगले किसी ज़िमनी इंतखाब पर, अगले किसी इंतखाब के ऊपर आपकी जमात अब पीपल्स पार्टी को दोबारा को वोट देगी, को सपोर्ट करेगी किसी और मामले के लिए, या आप अलग अलग राहें हैं? सर, मेरा सवाल यहाँ ये है, या आप सही बात कर रहे हैं, मैं वो आगे चल के बात करता हूँ, वो जवाब इनसे लेना है कि ये चीज़ें महंगाई क्यों हो रही है। आज भी कौमी असम्बली में इसी चीज़ों पर बात है, तो मैं सर जो सवाल वो कर ले, उसके बाद हम महंगाई के ऊपर बात करते हैं। सर राना साहब, आपने की, मैं कहता हूं कि ये तो बिलियन ट्रीज के नाम पे अरबों रुपए खा गए, और आज लोग कह रहे हैं चीनी महंगी, वो कहते हैं सऊदी अरब ने दरख्त लगाने का प्रोग्राम दे दिया, खुशियां मना रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। इमरान न्याजी के भर्ती की है राना अरशद साहब ने जो लिख के लाए हैं वही पढ़ना है, और फेसबुक की तकरीर करनी है, उनसे करवा ले, सवाल का जवाब देंगे। मैं राना साहब चले, राना साहब की देखिए सवाल मेरा है, इस तक जवाब ना देना, जवाब देना ये राना साहब की मर्जी है, यही जमहूरियत का भी हुस्न है, ये मामलात है। राना साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं। राना साहब, आपकी आवाज़ कट रही है बीच में,
और सही तरह से बात नहीं पहुंच रही है। दोबारा से सर आप देखिएगा इसके आपके कनेक्शन में राना साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दोबारा से राना साहब से कनेक्ट करें जी, ताकि हम राना साहब की बात को सुन भी पाएं। तो मैं बसरा साहब से बात कर लेता हूं दोबारा से, राना साहब से जितनी देर बात होती है। बसरा साहब ये तो ठीक है, मामलात पीडीएम जो थी वो अब सबके सामने वो नजर आ रही है, अगले आने वाले दिनों में मजीद नजर आएगा कि क्या होता है। हो सकता है पिछले 2 कदम पीछे हट के भी तो हमला करने वाला मामला होता है, ये भी तो एक बड़े खिलाड़ियों की चीज़ होती है, वो देखते हैं। लेकिन सर जो आपकी जिम्मेदारी है उस पर बात हो जाए। रमज़ान मुबारक आ रहा है, आपने बहुत बड़ा जो है वो पैकेज के 8 अरब रुपए के पैकेज का सिर्फ ऐलान हुआ है, वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो एक ठीक है, रमज़ान में हमेशा हुकूमतें करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन असल चीज़ है महंगाई को कंट्रोल करना। अब तो पीडीएम भी चैलेंज नहीं है, कोई चीज़ चैलेंज नहीं है, एक चैलेंज है और वो है महंगाई। उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही है, आए दिन मज़ीद कीमतें बढ़ रही हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे सर? देखिए मुदस्सर, एक तो मेरे ख्याल में बड़ी सब्सटेंशियल गुफ्तगू होनी चाहिए टेलीविज़न के ऊपर। आपका सवाल बिल्कुल साहिब है। देखिए मसला ये है कि आज पाकिस्तान नहीं, कोरोना की इस वेव ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को शेक किया है। कोरोना के इस वेव ने जो क्रेडिट क्रंच का एक बड़ा सा चीज़ क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। महंगाई की शरह पूरी दुनिया में बिल्कुल ऊपर चली गई है। मैं आपसे बात करने से पहले अभी देख रहा था कि बरतानिया के अंदर पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं। तो ये कोरोना का एक इम्पैक्ट भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमें हर सूरत महंगाई के ऊपर काबू पाना है। हुकूमतें अपने गरीब के तहफ़्फ़ुज़ और गरीब की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ही वजूद में आती हैं, और प्राइम मिनिस्टर से इससे बड़ा कंसर्न तो वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा कभी किसी का रहा नहीं है, जो कंसर्न उनका है कि मैं आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाऊँ। देखिए मसला क्या है, अभी कल आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने गरीब आदमी को घर देने का जो वादा किया था उसके अंदर बड़ी पेशरफ के तौर पे हम उनको कर्जे दे रहे हैं। मैं आता हूं, राना साहब मैं आपकी जानिब आता हूं, मैं सवाल ले लूं। जी 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 बस साहब मुकम्मल कीजिए। अच्छा, इससे यह है कि इससे अभी जब आपने हाउसिंग सेक्टर की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। इससे उसके साथ लगी हुई बहुत सी इंडस्ट्री चलेंगी। नंबर 1 आप देखिए फैसलाबाद के अंदर 5 लाख लोगों को रोज़गार नया क्रिएट हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में 30 साल बाद इंडस्ट्री पूरी कैपेसिटी से चल पड़ी है। आप देखिए सीमेंट पाकिस्तान का ऑल टाइम हाई चला गया है, बिक रहा है, कंज्यूम हो रहा है, इसको संभाला नहीं कहीं जा रहा। आप देखिए स्टील की इंडस्ट्री ऊपर चली गई है, सरिये की इंडस्ट्री, आपकी जो ज़मीनों की कीमतें ऊपर चली गई हैं। और अभी मेरे भाई को रट के ले आए हैं, किसान की बात करते हैं। इनके दौर के अंदर गंदम, मैं भी किसान हूं ना, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गंदम उगाता हूं। शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो टेलीविजन को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर 1050 के ऊपर गंदम बेची है, कभी 1100 पे गंदम नहीं बिकी। सरकारी रेट 1300 रुपए, बाकी घपला मारते थे ये। अब सुनिए, आज गंदम का रेट है 1800 रुपए। 1300 से 1800 रुपए किया, 500 रुपया आम किसान को फायदा हुआ है। बस साहब ये तो दौर में गन्ना बड़ी अच्छी बात है कि किसान का फायदा हो जाए। 1800 रुपए में गन्ना यकीनी तौर पर है। सर डीएपी भी महंगी हुई है, आपको भी पता है, यूरिया भी महंगी हुई है, ये भी आपको पता है भाई कि उसमें सर आप भी किसान, हम भी किसान, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज देखिए, चीनी 105 रुपए किलो हुई, ये भी आपको पता है। 450 तक मुर्गी का गोश्त किया, ये भी आपको मालूम है। पकाने का जो ऑयल है, जो खाने का ऑयल है, वो अब 280 रुपए तक पहुंच गया है, वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तो सर एक जानिब ये बढ़ रहा है, दूसरी जानिब यहाँ आपने बहुत तेजी के साथ ऊपर चीजें ले गए हैं। 30 रुपए का किलो था, 300 रुपए का। मुदस्सर मैं बिल्कुल आपसे जो आपने अभी फिगर दिया, ये बिल्कुल आपने जो जहां से भी लिया है, आज का जो लेटेस्ट फिगर है वो ज़रा इससे मुख्तलिफ हो चुके हैं। लेकिन जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें उस आसानी की बात भी करनी चाहिए जो इस हुकूमत के आने के बाद मिली। क्या आप मुझे बताएं कि जब आप गंदम की कीमत हमने 1300 से 1800 रुपए की, एक आम किसान को 30 से 35 हज़ार पर एकड़ के ऊपर उसका मुनाफा मिला है। इस दफ़ा चावल यानी धान की जो फसल है वो पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन रेट पे किसान से उठाई गई है। गन्ना इनके दौर के अंदर, जो भाई साहब अभी तकरीर फरमा के झूठ बोल रहे हैं, नवाज शरीफ भगौड़े के दौर के अंदर गन्ना बिका 140 रुपए मन, अदायगी थी 3 साल के बाद। आज गन्ना बिक रहा है 360 रुपए, 340 रुपए मन, अदायगी हो रही है एडवांस के अंदर। ये तमाम किसान की जिंदगी में बेहतरी आई है इसमें। लेकिन दोबारा मैं ये कहूँगा कि हम और वजीर आज़म और उनकी टीम बेहतर अंदाज की जिंदगी, अर्ज़ान नरखों पे चीजों की फराहमी के लिए दिन रात एक चलें। आप सर कोशिशें, आपकी कोशिशें बराबर हों तो सामने आए, गरीब तो यही चाह रहा है।
राना साहब आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज सर कट रही थी मुसलसल। जी राना साहब। सर साहब मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे भाई को झूठ नहीं बोलना चाहिए। 1300 रुपए गंदम का रेट था मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, और यूरिया की बोरी थी 1250 रुपए की, डीएपी की बोरी थी। पे हलफ दें, आप कुरान पे हलफ दें राना साहब कि आम आदमी ने 1300 रुपए गंदम बेची। आप कुरान पे हलफ दें। बस मेरे गांव के अंदर किसी आदमी की 1300 रुपए गंदम नहीं जाती थी, 1050 रुपए पे गंदम जाती थी। बाकी सियासी सिफारिश राना साहब की आवाज मेहनत करके राना साहब की आवाज बंद हुई थी। मैं राना साहब बात कर ले मुकम्मल, मैं बताता हूँ सर कितने में बेची है। ये बताते हैं कि जो 1300 बता रहे हैं ना, 1300 पता नहीं कहाँ बिकी है, वो राना साहब की हो सकता है बिकी हो, खुशकिस्मती हो शाहकोट के अंदर। जी राना साहब को बात मुकम्मल कर लेने देते हैं। तो कहीं नहीं बिकी सर, राना साहब को बात मुकम्मल कर। जी राना साहब। जी सर। दौर में जिम्मेदार को बिजली 5 रुपए 35 पैसे का यूनिट था, इन जालिमों ने 32 रुपए का यूनिट महंगा कर दिया। लोग तो मर रहे हैं। ये अभी इनकी आईएमएफ और नैब और पीटीआई के गठजोड़ ने 22 करोड़ आवाम का जीना हराम कर दिया है। घरों में लड़ाइयां पड़ गई हैं। अब ये देखें कि ये कर क्या रहे हैं। कोविड के नाम पे भी अरबों रुपए कमा गए। राना साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वैसे, ये मुझे थोड़ी सी वजाहत करें। ये आईएमएफ, पीटीआई और नैब के गठजोड़ से घरों में कैसे लड़ाइयां पड़ी हैं सर? है हम ये अर्ज करते हैं, वो समझते हैं ना कि नवाज शरीफ घर से भाग गए हैं, तो शायद लड़ाई इनके घर में पड़ी हुई है। वो किसी और बात से भागे हैं भाई, नवाज शरीफ घर से नहीं भागे हुए। अरे राना साहब को मुकम्मल करने दें सर। पहले कह रहे हैं कि हमने रेट क्या मुकम्मल कर रहे हैं। जी राना साहब। जी राना साहब एक सवाल यहाँ पर सर, ये 1300 का रेट पता नहीं कहाँ पे है। हमारे पास तो रेट नहीं थे, हमने भी गंदम बेची हैं सारी चीज़ें। ये 1300, अल्लाह करे कि 1300 होता, अब 1800 है। एक तरफ तो अब किसान को अगर 2000 रुपये सिंध में या 1800 रुपये बाकी सूबों में मिलेगा, तो सर इसका अल्टीमेटली जब ये आम आदमी खरीदेगा, आप जैसा मेरे जैसा, तो वो आटा शहरों में तो महंगा हो जाएगा। फिर हम हुकूमत के साथ किस तरह निपटेंगे? राना साहब। दस्तर साहब यही मैं कहता हूं कि जुल्म है। अच्छा, जब हमारे दौर में गंदम 1300 रुपए थी तो गरीब को 35 रुपए किलो आटा मिलता था। आप लिख ले, इन जालमों ने अगर रेट बढ़ाया और दिया भी नहीं, तो गरीब आदमी को जो रोटी शबाशी 2 रुपए की देते थे और 2018 तक जो रोटी 5 रुपए की थी, इन जालमों के आते ही वो अब नान जो है 25 रुपए का हो चुका है, रोटी जो है वो 10 रुपए की हो चुकी है, बिजली जो है वो 11 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो गरीब किधर चला जाए। और अब अगर सिंध में 2000 रुपए गंदम का रेट बढ़ा है तो ये कहते हैं कि हमने 1600 करना है, फिर कहते हैं 1800 करना है। अब जो गंदम मार्केट में 1400 रुपए रेट था इनके दौर में, तो 22 रुपए गंदम मार्केट में कौन फरोख्त कर रहा है? इनकी एटीएम मशीनें, इनका कंट्रोल नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। भाई मेरे भाई, हमारे दौर में गन्ने का रेट 180 रुपए था तो चीनी का रेट 50 रुपए किलो था। इन्होंने के लिए झूठ ना बोले हो, 140 रुपए था भाई, 140 रुपए गन्ने का रेट था। ना झूठ बोला करें। आपको मैं टोकता नहीं हूं, मुझे मुजस्सर ने मना किया हुआ है। जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं सारी झूठ बोल रहे हैं। ना आपकी गंदम का रेट 1300 रुपए मिला किसी को, ना आपका गन्ने का रेट 160 रुपए था। आपने सारी चोरी की है। खुदा का खौफ करें, लोगों को गलत ना बताएं जी। इसलिए लोगों का सियासत एतबार उठ गया है कि टेलीविजन पे लोग बैठ के झूठ बोलते हैं। आप तो बिल्कुल पंजाब में चिट्टे दिन झूठ बोलिए तो राणा साहब पे। मुदस्सर भी एक जिम्मेदार घराने से, इनको पूछे इनकी गंदम बिकी थी 1300 रुपए आपके दौर के अंदर। 1300 रुपए सिर्फ एमएनए एमपी। सर मैं तो पहले कहा कि पता नहीं 1300 शाहकोट में बिकी हो। राना साहब खुशकिस्मत हो सकते हैं, शाहकोट में इनकी बिकती रही है, राना साहब की बिकती रही है 1300 रुपए, क्योंकि मुझे से गरीब आदमी से 10 रुपए 1000 रुपए की लेके आके 1300 बेचते रहे ना। ये इनका यही काम था। इनकी 1300 बिकी है, आम आदमी की 1300 नहीं बिकी बेचारे की। वो तो रोता रहा 1000 के ऊपर, 1050 के ऊपर। आज 1800 रुपए की मन गंदम मेरे वजीर आजम के दौरे हुकूमत में, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में घरों से आके उठाई जा रही है। बारदाने का मसला नहीं है। मुझे मुदस्सर आप बताएं, आप भी माशाल्लाह एक जिम्मेदार फैमिली से आपका बैकग्राउंड है, आपका वो उकाड़ा में आप मुझे बताएं कि क्या आज किसी आदमी को आप दिल पे हाथ रख के कहें किसी को बारदाने का मसला है गंदम उठाने के लिए? क्या आज कोई थर्ड मैन के पीछे पीछे फिर रहा है? क्या आज गन्ना आपके घरों से आके लोगों को नहीं उठाया जा रहा? क्या उसकी प्राइस आपको इन टाइम नहीं मिल रही? ये सब झूठ बोलते हैं टेलीविजन के ऊपर आके, क्योंकि इनकी सियासत झूठ से शुरू हुई थी और झूठ पे ही इनसे तदफीन होगी इनकी। ये अल्लाह के 99 नामों के नीचे भी झूठ बोलते हैं, टेलीविजन पे भी झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी झूठ बोलते हैं और ट्विटर में तो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। सर मैं थोड़ी सी यहाँ पर तस्वीर भी करता जाऊँ आपकी भी उस्मान साहब।
ये 2014 में गन्ने की कीमत उस वक्त हुई थी 180 रुपए तक का, लेकिन उस वक्त शुगर मिल्स ने लाहौर हाई कोर्ट से फौरी तौर पर रुजू किया जी कि चीनी सस्ती हो गई है तो हमारे साथ ये ज़्यादती होगी अगर हम इस कीमत पर हो गए। तो उसके बाद ये चीज़ें वापस हुई, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से उस दौर में किया जब चीनी को सस्ता हुआ। तो ये मामला बहरहाल 2014 के अंदर वो उठा था, ये हमें याद है। बहरहाल गन्ना तो नहीं हम बेचने वालों, लेकिन ये खबर मेरे जेहन में आई, इसलिए मैंने उसको रिकन्फर्म करने के लिए भी देखा। अच्छा राना साहब चलें। अच्छा मुदस्सर एक बात नहीं मुदस्सर, अब आपने मुझे तस्हीह की, मेरी भी तस्हीह सुन लीजिए। जी 11 मुदस्सर अब आप ये भी तस्हीह कर दीजिए कि इन राना अरशद साहब के चीफ यानी नवाज शरीफ चोर की हुकूमत के अंदर आप बताएं कि गन्ने के काश्तकार को पेमेंट 2 साल से पहले हुई, 3 साल से पहले हुई, मुझे बताइए। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस वक्त उसके बाद ही तो ये मसाइल खड़े हुए थे। सारी शुगर मिलें चोरों की थी, सारी शुगर मिलें नवाज शरीफ की फैमिली की थी, नहीं मिल रहा। अच्छा मैं आगे चलेंगे थोड़ा सा क्योंकि क्लोजिंग की तरफ। राना साहब इस वक्त चलें सर, महंगाई भी है, इमरान खान कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत सारी चीजें। सर पीडीएम ने आगे क्या करना है? लोग इंतजार कर रहे हैं, वो जो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च में थे अब इंतजार कर रहे हैं, अब पीडीएम क्या प्लान कर रही है? राना साहब सर। पीडीएम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम का इत्तेहाद है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पार्टी की लीडरशिप ने किया है। अखलाकी तौर पर जो अपोजिशन लीडर सेनेट में था, वो जो डिसीजन हुआ था वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में थी, लेकिन ये कभी हुआ है कि चेयरमैन सेनेट जिसके खिलाफ वो रिट में गए हुए थे उससे ही अपोजिशन लीडर की भीख मांगने के लिए गिलानी साहब गए हैं? हमें तो अफसोस है। और वो जो अवामी पार्टी बलूचिस्तान के 4 वोट हैं यार, वो तो किसी और के कहने पे मिलते हैं। अब गिलानी साहब जो है वोट ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने पीडीएम का सरबराही इजलास चंद दिनों तक होगा, उसमें तमाम चीजें डिस्कस की जाएंगी और सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब हैं वो एजेंडा तैयार कर रहे हैं। और हम ये जरूर मतलब है कि अभी इत्तेहाद भी बरकरार है, चीजें भी वो होंगी। तो मैं क्विकली सिर्फ आखिरी कमेंट चाहूंगा बस्ता साहब, पीडीएम अभी बाकी है मेरे दोस्तों, छोड़ के जाना चाहते हैं। मुदस्सर अभी राना साहब की गुफ्तगू के अंदर एक चीज वाज़िया हो गई कि इन्होंने कहा कि हमारे हिस्से की चीज हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने पीडीएम के ऊपर लानत भेज दी है। यही तो हम कह रहे हैं, ये हिस्से की लड़ाई है, ये हिस्सा बकदर जुस्सा की लड़ाई है, ये कमीशन खाने और उस कमीशन को बचाने वाले हिस्से की लड़ाई है। इनके हिस्से की चीज नहीं मिली, इन्होंने पीडीएम तोड़ दी। ये ना लोगों की लड़ाई है, ना अवाम के हकूक की लड़ाई है, ना जमहूरियत की लड़ाई है, ये पार्लियामान और पार्लियामान के बाहर हिस्से की लड़ाई है। उन्होंने सिंध हिस्से में ले लिया, ये यहाँ पे डिप्टी चेयरमैनशिप मांग रहे थे, सिर्फ हिस्से की लड़ाई है। क्या होती है? बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। अरशद साहब मुस्लिम नून के रहनुमा, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।